अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तीन मेथड्स हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड्स होंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। एक एक करके करेंगे। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक होगा सिंपल एवरेज, एक होगा वेटेड एवरेज। पहले सिंपल एवरेज समझ लें, ध्यान से देखना। एवरेज प्रॉफिट मेथड में ध्यान से देखना, एक सेकंड। पहला मेथड क्या बताया, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट में अभी हम कौन सा कर रहे हैं, सिंपल एवरेज। पहले सिंपल एवरेज समझेंगे, फिर वेटेड एवरेज पे आएंगे। तो सिंपल एवरेज मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ years purchased, average maintainable profits into number of years purchased। मतलब समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ऑन एन एवरेज आप हर साल कितना पैसा कमाते हो, ऑन एन एवरेज आप हर साल कितना पैसा कमाते हो। तो ऑन एन एवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर 5 सालों के प्रॉफिट्स दूं तो उसको 5 से डिवाइड कर दो, 3 सालों के प्रॉफिट्स दूं तो उसको 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकालो। एवरेज निकालना तो सिंपल है, जितने नंबर ऑफ इयर्स हैं उससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगी एवरेज, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स मतलब जितने आप कमा पाओगे हर साल, नॉर्मली आप कितना पैसा कमाते हो, तो कितना पैसा कमाते हो, कितना मेंटेन कर पाओगे, तो उसमें आपको सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स रिवर्स करने होते हैं। तो ध्यान से देखना, स्टेप 1 कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान से देखना। प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पास्ट ईयर जो हमें गिवन है, एक प्रॉफिट आपको गिवन था, फॉर एग्जांपल 10 लाख था हमारा प्रॉफिट, कह रहे हैं मेंटेनेबल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में क्या फर्क होता है। एक्चुअल प्रॉफिट तो आपका नेट प्रॉफिट है, वो तो गिवन है आपको, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। मेंटेनेबल प्रॉफिट उसमें से कैसे निकालोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स रिवर्स कर दो, अब नॉर्मल लॉसेस और एरर्स एडजस्ट कर दो। तो ध्यान से देखना, एड बैक कर दो अब नॉर्मल लॉसेस, अगर कोई आग लग गई, कोई चोरी हो गई, प्रॉफिट्स आपके बढ़ गए होंगे उस साल या कम हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। करण आपने बोला कम हो गए होंगे, यस सर, बिल्कुल ठीक बोला। तो बट जो ये आग लग गई, ये क्या कोई रूटीन एक्सपेंस है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर का था, सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये कोई रूटीन एक्सपेंस नहीं है। तो नॉर्मली आप ज्यादा पैसे कमाते थे, बट इस बारी आग लग गई जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो गए, यस और नो। यस सर। तो अगर ऐसा कोई लॉस हुआ है तो उसको रिवर्स कर दो, एड बैक कर दो, तो आपके नॉर्मल मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो अब नॉर्मल लॉसेस ऐड हुए, लॉजिक समझ आया क्यों ऐड हुए। यस सर। आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स बेचना आपका कोई काम है, नो सर। तो उससे अगर आपका कोई लॉस हुआ है तो वो रूटीन नेचर का है या नॉन रेकरिंग, सर नॉन रिकरिंग। नॉन रेकरिंग, वो कोई आपका रेवेन्यू लॉस, बिजनेस लॉस नहीं है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसको भी रिवर्स करो। अब ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार पॉइंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आपने अपना ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया। ध्यान से देखना, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं।
इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। ध्यान से देखना, बचपन की यादें। ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। नेचर क्या होता है इसका? नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे आपके प्रॉफिट्स उतने कम होंगे, क्रेडिट्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे प्रॉफिट्स उतने ज्यादा होंगे। यस और नो? Yes, sir. ओपनिंग स्टॉक किस तरफ आता है करण, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? Sir, debit. ओपनिंग स्टॉक अगर गलती से ओवर वैल्यू हो गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक गलती से ओवर वैल्यू हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा? आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? Sir, कम हो जाएंगे. it leads to it leads to it leads to over estimation of expenses, खर्चे आपने ज्यादा दिखा दिए, and therefore under estimation of profits. Yes or no? Yes, sir. तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जितनी भी ओवर वैल्यूएशन हुई है तो प्रॉफिट्स में ऐड बैक कर देंगे या माइनस कर देंगे? Sir, add करेक्ट कर दो. प्रॉफिट निकालने के लिए। Sir, add करेंगे. गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी एडेड बैक। एडेड बैक क्यों? आपने खर्चे ज्यादा दिखा दिए, 10,000 से ओवरस्टेट कर दिए ओपनिंग स्टॉक, तो आपका जो खर्चे 10,000 ज्यादा आ रहे थे, 10,000 ज्यादा खर्चे आ रहे थे, उसकी वजह से प्रॉफिट 10,000 कम आ रहा होगा, तो एक्चुअल Yes, प्रॉफिट sir. 10,000 ज्यादा रहा होगा। ये बात समझ आई? यस और नो? सॉरी, Yes, sir. ठीक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ आता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? Sir, credit. क्रेडिट साइड। अक्षत, यस अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया, कम, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिया, तो क्रेडिट्स कम दिखा दिए या ज्यादा दिखा दिए? सर कम दिखा दिए। क्रेडिट्स कम दिखा दिए, उसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम आ रहे होंगे या ज्यादा आ रहे होंगे? सर कम आ रहे होंगे। वेरी गुड। तो ध्यान से देखना, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, it leads to underestimation of income। क्रेडिट्स हैं, इनकम्स हैं, कितना सामान पड़ा हुआ एंड में आपने कम दिखाया तो आपने इनकम कम दिखाई। इट लीड्स टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड देयरफॉर अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट्स। यस और नो? यस सर। तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए अक्षत ये ऐड बैक कर देना चाहिए जितनी भी अंडर एस्टिमेशन है, या माइनस कर देना चाहिए? सर ऐड बैक करेंगे। वेरी गुड, शुड बी एडेड बैक। तो बेटा ये फॉर्मूला अंडरस्टैंड करेंगे ना तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड क्यों हुआ, समझ आया? यस सर। अब इसी का ही ऑपोजिट है, साथ में ही करा देता हूं।
impact of undervaluation of opening stock or overvaluation of closing stock. ध्यान से देखना, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर दिया, ओपनिंग स्टॉक डेबिट आइटम्स, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया एक्चुअल से, तो आपने खर्चे कम दिखाए, यस और नो? Yes, sir. तो ओवर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इट लीड्स टू underestimation of expenses, yes or no? Yes, sir. खर्चे अगर कम दिखाए तो हिया प्रॉफिट जो है ओवर एस्टिमेट हो गए या अंडर एस्टिमेट? Overestimate. गुड, एंड देयरफॉर ओवर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट्स. तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इट शुड बी हिया Subtracted. very good, should be deducted or subtracted from the profits. सेम पॉइंट यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट्स होते हैं, इट लीड्स टू, अब तो समझ आ ही गया तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट्स, यस और नो? यस और नो? क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट्स जितने ज्यादा दिखाओगे ग्रॉस प्रॉफिट उतना ज्यादा आएगा, और गलत दिखा रहे हो तो प्रॉफिट्स ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, यस और नो? Yes, sir. तो इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझने वाला था फॉर्मूला ये वाला, कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस क्यों करते हैं, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड क्यों करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे यूज होगा. तो और क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. अगर कोई ऐसा एक्सपेंस आता है जो पढ़ के पता चल रहा है वन टाइम एक्सपेंस है, दोबारा रिपीट नहीं होगा, नॉन रिकरिंग, उनको ऐड बैक कर दो. आपने कोई खर्चा कर दिया था, उसने बताया वन टाइम कॉस्ट है, दोबारा नहीं होगा, कह रहे फिर इसे ऐड बैक कर दो, आपके प्रॉफिट्स ज्यादा रहेंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर था कोई आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आपने मशीनरी खरीदी, अभिषेक आवाज आ रही है? Yes, sir. आपने मशीनरी खरीदी, एक्सपेंस होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर. एसेट्स में जाना चाहिए था, यस सर. गलती से आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो आपने अपने खर्चे ज्यादा दिखा दिए उस साल के. यस सर. तो खर्चे ज्यादा दिखा दिए, प्रॉफिट्स कम आ रहा था, यस सर. गलत आ रहा था, तो ऐड बैक करोगे उतना एरर, तभी सही प्रॉफिट आएगा. यस सर. ऐड बैक क्यों करेंगे, क्लियर है सबको? यस सर. Yes, sir. माइनस क्या क्या करेंगे, अब नॉर्मल लॉसेस ऐड करे थे, अब नॉर्मल गेन्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब माइनस हो जाएगा. तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या आपकी बिजनेस इनकम है? No, sir. तो आपका कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहा है ना, आप गुडविल की वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, कोई आपका बिजनेस टेक ओवर करना चाहता है, तो वो ये जानना चाहेगा कि भाई साहब बिजनेस से कितना कमा रहे हो, मुझे ये बताओ. तो जो खर्चे बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर के थे, रिवर्स कर दो, ऐड बैक कर दो. जो इनकम बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबनॉर्मल इनकम्स थी, वो माइनस कर दो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम क्या है जो आप मेंटेन कर पाओगे फ्यूचर में. एरर्स तो कर ही दिया हमने, अब नॉर्मल गेन्स माइनस कर देंगे. नॉन रिकरिंग इनकम कोई भी है विच इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, माइनस कर दो. इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, वो माइनस कर दो. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस से बाहर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उससे मुझे डिविडेंड आ रहा है, क्या वो मेरी बिजनेस इनकम है? No, sir.
क्या? मेरा ट्यूशन सेंटर है, मेरे पैसों से मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, उससे मुझे डिविडेंड आया, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, क्या वो मेरी बिजनेस इनकम है? No, sir. नो, इट इज नॉट अ बिजनेस इनकम, इनडायरेक्ट इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो मैंने जो नहीं मैंने तो बोला था। मेरे को सुनाई दिया कि यस इट इज अ बिजनेस इनकम, तो इट इज नॉट अ बिजनेस इनकम। सेम टीम, यस सर। ओके। तो जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्या वो मेरी ओवरऑल इनकम देखेगा या सिर्फ बिजनेस इनकम? सर बिजनेस में। सिर्फ बिजनेस इनकम। तो आपके प्रॉफिट्स में अगर कोई ऐसी इनकम इंक्लूडेड है जो आपके ऑपरेशन से नहीं आई, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इन सबको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो वो सब माइनस कर दो। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, ठीक है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ इट इज नॉट डिडक्टेड, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन तो नॉर्मली अप्रोप्रिएशन होता है, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन। तो क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई होगी, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में यूज हुआ होगा? No, sir. नो सर। नहीं हुआ होगा, कह रहे। लेकिन है, अगर उनको सैलरी मिल रही थी, रेम्यूनरेशन मिल रही थी, तो है तो वो एक तरह से काम ही कर रहे हैं, एम्प्लॉइज हैं। तो यस सर। ओनरशिप अगर चेंज हुई तो काम करने के लिए कोई और लोग चाहिए होंगे, यस और नो? Yes, sir. तो उनको जो सैलरी और रेम्यूनरेशन पे करी जा रही थी उसको एक्सपेंस मानोगे, माइनस करोगे, तब पता चलेगा कि नॉर्मल प्रॉफिट्स हम कितने कमा पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड ऑलरेडी, इट मस्ट बी डिडक्टेड as it is the value of their services to be paid। सर ये सर्विस तो किसी ना किसी को रेंडर करनी पड़ेगी। और एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर कभी कभी होता है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, मैनेजमेंट कॉस्ट पे करनी थी, उन्होंने नहीं करी, तो वो माइनस होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद लॉजिक समझ आना चाहिए क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या क्या लेस हो रहा है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ये कंप्लीट लिस्ट है। किसी क्वेश्चन में एक आइटम होगा, किसी में 2 आइटम्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 हो जाएंगे, 10 आइटम्स नहीं होंगे। लेकिन कौन से 3 होंगे वो आपको नहीं पता, इसीलिए आपको सारी ट्रीटमेंट्स पता होनी चाहिए, क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या माइनस होगा। समझ के करोगे तो क्वेश्चन जब रीड कर रहे होगे तो पता चलेगा, अच्छा हाँ ये चीज ऐड बैक हो जाएगी, ये चीज माइनस हो जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ निकाले नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये तो हो गए पर ईयर कितना कमा रहे हो और टोटल्स कितने कमाए। उसके बाद आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट्स, तो जितने साल हैं ये आगे आपके टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स, नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड कर दोगे तो आपके आ जाएंगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे निकाले, किसी को कोई डाउट? एक एक चीज समझ आई, क्या ऐड हो रहा है, क्या लेस हो रहा है? यस सर। नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड करोगे तो आपके आ गए एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में किसी को कोई डाउट कि कैसे निकाले? नो सर। अब गुडविल के फॉर्मूले में 2 कंपोनेंट्स थे, एक एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स और एक नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड क्या होते हैं, कोई भी बता सकता है? मारो तुक्का, कोई भी। नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड, जल्दी मारो वरना मैं मारता हूं। Sir, 20. कौन बोल रहा है? Sir, Abhishek. अभिषेक बोलो बेटा, तेज बोलो। Sir, 20. अबे सर एफर्ट्स, पास्ट के एफर्ट्स। मतलब पूछ रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब क्या होता है? सर प्रॉफिट्स अर्न। अबे नंबर ऑफ इयर्स तो नंबर ऑफ इयर्स होंगे, 1 सर, साल, कितने 2 साल, years 3 से? साल, 5 साल, क्या कहना चाहते हैं ये नंबर ऑफ इयर्स? सर मतलब जैसे फ्रेंचाइजी हम खरीद रहे हैं तो जितने इयर्स के लिए खरीद रहे हैं वो होगा ना चाहिए। सर 3 इयर्स आई गेस, 3 इयर्स। मीनिंग पूछ रहा हूँ, मीनिंग कि अगर सर 3 कितने years, साल से मैंने बोला फ्रेंचाइजी चल रही है? नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 है या 5 है, तो उसका मतलब क्या है जेसन? सर 3 इयर्स में जो पास्ट एफर्ट्स और प्रॉफिट्स अर्न। पहली बात, हम फ्यूचर प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं या पास्ट? सर पास्ट। गुडविल आपके फ्यूचर
अर्निंग कैलकुलेट कर रही है। जो आपका बिजनेस परचेज करेगा वो ये जानना चाहेगा कि आगे आने वाले टाइम में कितना कमा पाओगे, या वो इसी से खुश है कि पीछे कितना कमाया? सर आगे कितना कमाएंगे? पीछे कितना कमाया उसको यूज कर रहे हैं ये कैलकुलेट करने में कि आगे कितना कमाएंगे, कितना कमा पाएंगे। यस और नो? यस सर। तो बेटा एक चीज तो बड़े ध्यान से अपने दिमाग में डाल दो कि गुडविल फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर रही है। ये देखो ध्यान से, पहले पेज पे ही था, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। तो फ्यूचर में आप कितने कमा पाओगे उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। उसी को फ्यूचर प्रॉफिट्स को कोई परचेज करना चाहता है तो वो बोल रहा है बताओ कितने पैसे लोगे अपना बिजनेस बेचने के। तो समझ आई क्यों कैलकुलेट हो रही है? यस सर। नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। हिया आप बेटा आप तुक्का नहीं मार रहे, आप मारना चाहोगे? So जितने भी years के लिए उन्होंने goodwill, जितने भी years हो गए उनको goodwill purchase किया हुआ है। तो सेम वीर आपने भी यही बोला था, आपने Yes, कुछ नहीं sir. बोला था, यही बोला था ना Yes, आपने, sir. कितने सालों के लिए अगर हम किसी के फ्रेंचाइज ले रहे हैं तो कितने सालों के लिए ले रहे हैं? 3 साल, Yes, 5 sir. साल। आपने भी यही बोला हिया? Yes sir. रॉन्ग, सब रॉन्ग, बट ठीक है, न्यू टर्म पहली बार सुन रहे हो, गुड ट्राई। नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड होता है द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच दीज एवरेज प्रॉफिट्स कैन बी मेंटेन्ड इवन आफ्टर चेंज इन ओनरशिप। और आगे कह रहा है, आपने बोला मेरे एवरेज प्रॉफिट्स है 10 लाख पर एनम, कह रहे ये प्रॉफिट्स कितने सालों तक कमा पाओगे इवन आफ्टर चेंज इन ओनरशिप, तब है आपकी गुडविल की वैल्यूएशन कंप्लीट। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। एक सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बोर्ड्स में आया था 1 मार्कर, जिसको मीनिंग नहीं पता उसको मीनिंग नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट नहीं करनी होती, ये गिवन होती है 1, 1.5, 2, 3.5, 4 कुछ भी हो सकती है, तो गिवन होती है, कैलकुलेट नहीं करनी होती, बट मतलब तो पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इयर्स परचेज मीन्स द इयर्स फॉर विच द फर्म इज likely to earn that much profit. How much profit? जो आपने एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करे, likely to earn that much profit because of efforts made in the past. Number of years for which the firm is likely to earn that much profit. It is an estimation. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, even after change in ownership. तभी तो आप बिजनेस किसी का टेक ओवर करना चाहोगे कि ओनर्स कोई भी हो फिर भी प्रॉफिट कमा पाए, तो फायदा है बिजनेस टेक ओवर करने का, वरना तो कोई पॉइंट ही नहीं है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया आपको? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। तो अभी हमने क्या करा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज, एक होता है सिंपल एवरेज। तो फॉर्मूला क्या था? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे निकाले वो बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। नंबर ऑफ इयर्स परचेज का बस एक 1 लाइनर मीनिंग पता होना चाहिए।